बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से मुख्य परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप चर्चा एवं परिचर्चा के इस सत्र में आज हम लोग 65th बीपीएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से पूछे गए एक प्रश्न के आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संसद से प्रश्न है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अर्थात इसे इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। प्रभुता संपन्न का मतलब है सर्वोच्च शक्ति से संपन्न, और गैर प्रभुता संपन्न का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति संपन्न नहीं होने से। अर्थात क्या आप मानते हैं कि भारतीय संसद सर्वोच्च व संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, ये कह रहा है, और इसकी समीक्षा आपको करनी है। इस कथन की समीक्षा आपको करनी है। समीक्षा करने के लिए एग्जामिनेशन करना होगा कि वेदर इट इज राइट और रोंग। इंग्लिश में देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। इस प्रश्न का उत्तर लेखन बेहतर रूप में कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले एक उत्तर प्रारूप आपके पास होना चाहिए। उत्तर प्रारूप में सबसे पहले उत्तर लेखन की शुरुआत आपको करनी है, और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमने आपको ये पहले भी कई प्रश्नों के उत्तर लेखन में बतलाया है कि उत्तर की शुरुआत प्रश्न में विद्यमान मूलभूत अवधारणाओं से करना चाहिए। तो प्रश्न में विद्यमान मूलभूत अवधारणा यह है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। अर्थात तुलनात्मक रूप में और अवधारणात्मक रूप में भारतीय संसद की तुलना यदि ब्रिटिश संसद से हम करें, तो जहां ब्रिटिश संसद संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, वहीं भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था नहीं है। तो सबसे पहले उसी को स्पष्ट करेंगे। अर्थात उत्तर की शुरुआत हमें अवधारणात्मक रूप में करना चाहिए। जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि भारतीय संसद गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था कैसे है। कई बार भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों में सेकंड थॉट के आधार पर भी अपने आंसर को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सेकंड थॉट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए। अर्थात ठीक है कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न इकाई नहीं है, संप्रभुता संपन्न संस्था नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में भारतीय संसद भी संप्रभुता संपन्न है। अर्थात
सेकंड थॉट का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर दो मूलभूत विचार हैं। पहला, भारतीय संसद सर्वोच्च और संप्रभु निकाय नहीं है। ऐसा क्यों, इसके कारण क्या है, यह आपको अपने उत्तर में बताना होगा। साथ ही साथ भारतीय संसद किन किन मामलों में, किन किन संदर्भों में, किन अर्थों में संप्रभुता संपन्न है, उसे भी आपको स्पष्ट करना रहेगा जब हम मूलभूत उत्तर लिखेंगे तब। उत्तर की जो मुख्य संरचना है, उत्तर की मुख्य संरचना, उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप, प्रश्न की मूलभूत मांग के अनुरूप उत्तर की मुख्य संरचना में दो पॉइंट मूलभूत रूप में आने हैं, जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय संसद सर्वोच्च या संप्रभुता संपन्न संस्था नहीं है। कारण क्या क्या है? भारतीय संसद संप्रभु संस्था नहीं है। कारण आपको बतलाना होगा, इसके पीछे के तर्कों को बतलाना होगा। और दूसरा तर्क है, भारतीय संसद कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। इसके पीछे के तर्कों को भी बतलाना होगा या कारणों को भी आपको बतलाना होगा। और सबसे अंत में हम एक निष्कर्ष देंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन करने के लिए कह रहा है तो ऐसे प्रश्न में निष्कर्ष अवश्यंभावी रूप से देना चाहिए कि ठीक है, दोनों तर्कों को जांच लेने के पश्चात अंतिम निष्कर्ष हमारा क्या है। तो सामान्य तौर पर जिन प्रश्नों में दो विचार हैं, वहां पर बैलेंस ऑफ जजमेंट बहुत जरूरी है, और निष्कर्ष में यही संतुलन दिखना चाहिए। अर्थात दोनों तर्कों को कंक्लूड कैसे करेंगे आप, अर्थात एक संतुलित निष्कर्ष आपको यहां पर देना है, क्योंकि दोनों के पीछे कुछ ना कुछ तर्क आपको मिलेंगे। भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है, उसके पीछे तर्क है। भारतीय संसद संप्रभु निकाय है, उसके पीछे भी तर्क है। तो दोनों तर्कों को जांचने के बाद ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं या समीक्षा कर सकते हैं कि ठीक है, भारतीय संसद इस सीमा तक संप्रभु है, इस सीमा तक संप्रभु नहीं है। आइए सबसे पहले उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं। उत्तर लेखन तुलनात्मक भी होगा और अवधारणात्मक भी होगा, अर्थात ब्रिटिश संसद से तुलना करते हुए मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास आपको करना है। सबसे पहले उत्तर की शुरुआत करते हैं। उत्तर की शुरुआत, प्रभावशाली और आकर्षक तरीके से उत्तर की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट डायमेंशंस जो इस प्रश्न में छुपे हुए हैं, वो सब इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, बहुत संक्षेप में। कैसे? आइए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की संसदीय प्रणाली का प्रारूप
मूलतः ब्रिटिश संसदीय परंपराओं से ग्रहण किया है। परंतु भारतीय व ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र में मूलभूत अंतर यह है कि जहां ब्रिटिश संसद संप्रभुता संपन्न कानून निर्मात्री संस्था है, वहीं भारतीय संसद गैर संप्रभुता संपन्न कानून निर्मात्री संस्था है। वस्तुतः भारत में लिखित संविधान संघीय शासन व्यवस्था व स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण भारतीय संसद की भारतीय संसद के द्वारा विधि निर्माण की कई सीमाएं उसे गैर संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था के रूप में स्थापित करती है। परंतु स्थापित करती है। परंतु फिर भी या इसके बावजूद
परंतु इसके बावजूद भी कुछ मामलों में भारतीय संसद संप्रभु निकाय है। अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया था कि आपको क्या करना चाहिए कि प्रश्न की बहुत ही बेहतर शुरुआत, या जिसे हम भूमिका कहते हैं, उसमें उन तमाम बातों को आपको डालना है जो आपके संपूर्ण उत्तर में आपको विश्लेषण करना है। अर्थात जो कथन दिया हुआ है और जिस कथन की समीक्षा आपको करनी है, जिसका इवैल्यूएशन हमें करना है, मूल्यांकन करना है, उस कथन से संबंधित विभिन्न आयामों को अवधारणात्मक रूप में, और चूंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ग्रहण किया है, इसलिए तुलनात्मक रूप में भी जब आप लिखेंगे तो वो अवधारणा स्पष्ट होगी और उसके विभिन्न आयामों को भी आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। अर्थात ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से तुलना करते हुए जब आप भारतीय संसदीय प्रणाली को देखेंगे तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में मूलभूत अंतर यही है कि जहां ब्रिटिश संसद संप्रभुता संपन्न निकाय के रूप में है, वहीं भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न निकाय के रूप में नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न निकाय के रूप में काम करता है। तो प्रश्न यह है, यह विश्लेषण की विषय वस्तु है कि किन मामलों में भारतीय संसद संप्रभु है और किन मामलों में भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। थोड़ा सा इस बात को और भी स्पष्ट करेंगे। चूंकि लगभग 400 शब्दों में हमें अपना उत्तर लिखना है, इसलिए हमारे पास स्कोप है। तो इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे स्पष्ट करेंगे? चूंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को अपनाया है और इसलिए केंद्र और राज्य के बीच या केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच स्वयं संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं तो कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। संघीय शासन की व्यवस्था ही भारतीय संसद की महत्वपूर्ण सीमाओं को स्पष्ट करता है, क्योंकि कुछ शक्तियां कुछ विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों को दिया गया है। यह बात अलग है कि भारतीय संविधान में राज्य सूची के उन विषयों पर जिन पर सामान्यतः राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, कुछ परिस्थितियों में भारतीय संसद भी कानून बना सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामान्य तौर पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाना ही भारतीय संसद की महत्वपूर्ण सीमा को स्थापित करता है। मेरी बात को थोड़ा समझना है आपको। अर्थात संघीय शासन की व्यवस्था यह बतलाती है कि भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, क्योंकि संसद केंद्र स्तर पर है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय शासन व्यवस्था की मूलभूत विशेषता है। इसलिए स्वाभाविक रूप में केंद्रीय संसद उन विषयों पर ही सामान्यतः कानून बनाती है जो विषय
केंद्र की सरकार को कानून बनाने के लिए संविधान ने दिए हैं। तो पहली बात स्पष्ट हो गई कि संघीय शासन की व्यवस्था के कारण मूलभूत रूप में भारतीय संसद को हम संप्रभुता संपन्न निकाय नहीं मानते या नहीं मान सकते, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में स्वयं संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है। एक तो ये पॉइंट स्पष्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में हम इस बात को भी स्पष्ट करेंगे कि यदि यह कहा जाता है कि भारतीय संसद कुछ सीमित अर्थों में ही सही, कुछ मामलों में ही सही संप्रभुता संपन्न निकाय है, तो कैसे? तो पहली बात तो यह है कि ऐसा प्रतीकात्मक रूप में कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप का मतलब यह है कि चूंकि लोकतंत्र में सर्वोच्च व संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है और संसद में चूंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए लोक संप्रभुता की अभिव्यक्ति भारतीय संसद के माध्यम से होती है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में भारतीय संसद को सर्वोच्च और संप्रभु निकाय माना जाता है। अर्थात जो दो विचार साथ साथ लेकर चलने हैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई यहां पर करेंगे। आइए, एक छोटा सा पैराग्राफ हमें लेना है। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसमें स्वयं संविधान केंद्र व राज्य की सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है। अर्थात सामान्य तौर पर राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जो भारतीय संसद की सीमाओं को स्पष्ट करता है। सीमाओं को स्पष्ट करता है और भारतीय संसद को गैर प्रभुता संपन्न
विधि निर्मात्री संस्था के रूप में स्थापित करता है। थोड़ा सा और विस्तार आपने किया। संघीय शासन के आधार पर आपने यह बतलाया कि भारतीय संसद गैर संप्रभुता विधि निर्मात्री संस्था के रूप में है। अब दूसरे पैराग्राफ में हमको एक दूसरी बात को बतलानी है, और वह दूसरी बात है कि भारतीय संसद को प्रतीकात्मक रूप में संप्रभुता संपन्न निकाय माना जाता है। दूसरी तरफ प्रतीकात्मक रूप में भारतीय संसद को प्रभुता संपन्न निकाय माना जाता है। वस्तुतः लोकतंत्र, लोक संप्रभुता के विचार से संचालित होता है। भारतीय संसद में चूंकि जनता के प्रतिनिधि विद्यमान होते हैं, इसलिए जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति भारतीय संसद के रूप में होती है, या भारतीय संसद में होती है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में भारतीय संसद को संप्रभु माना जाता है, ये दूसरा तर्क आपने दे दिया। इसके पश्चात उत्तर की मूलभूत जो संरचना है उसमें दो विचार था, और दोनों के पीछे के तर्कों को आप स्पष्ट करेंगे। अर्थात नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट वाइज आप चाहें तो लिख सकते हैं। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर भारतीय संसद की निम्नलिखित सीमाओं के आधार पर भारतीय संसद को गैर संप्रभुता संपन्न निकाय कहा जा सकता है। तो
यहां पर हम लोग एक पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। भारतीय संसद की निम्नलिखित सीमाओं के कारण उसे गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था माना जाता है। इसे आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, एक एक तर्क को अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा स्पष्ट आप लिख पाएंगे। और पॉइंट्स को नंबरिंग देकर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इस तरह से प्रत्येक डैश पर एक एक पॉइंट या प्रत्येक पॉइंटर को आप यूज कर सकते हैं। सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ के अंतर्गत ही, अर्थात जो चौथाई रहता है, चौथाई के अंतर्गत ही इस तरह के डैश के माध्यम से आप डिफरेंट पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। पहली बात, सामान्य तौर पर भारतीय संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, या सामान्य तौर पर भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका को दिया गया है। तो पहली बात, सामान्यतः भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य विधायिका को है, सामान्यतः राज्य विधायिका को है। ठीक इसी प्रकार कुछ संविधान संशोधनों को संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं से
पारित कराने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। दो पॉइंट आपने स्पष्ट किया जो संसद की सीमाओं को बतलाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को यहां पर मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की विधि संगतता, संवैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है और संसद द्वारा बनाए गए कानून को अविधिमान्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अर्थात यहां पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा लिखेंगे, एक पैराग्राफ छोटा सा। अर्थात न्यायिक समीक्षा किस प्रकार संसद के शक्तियों की सीमाओं को स्थापित करता है और यह बतलाता है कि भारतीय संसद गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री निकाय है या संस्था है। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है। अर्थात संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों में सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि कहीं यह संविधान संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन तो नहीं है, और यदि हां तो वैसे संविधान संशोधन अविधिमान्य घोषित कर दिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा। अर्थात आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संसद के विधि निर्मात्री संस्था पर एक महत्वपूर्ण सीमा स्थापित करती है। अर्थात एक और पैराग्राफ यहां पर लिख सकते हैं, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। आधारभूत ढांचे की अवधारणा। एक और पैराग्राफ यहां पर नोट कर सकते हैं और वह पैराग्राफ है न्यायिक स्वतंत्रता। अर्थात भारतीय संसद न्यायिक स्वतंत्रता को सीमित करने से संबंधित कानून नहीं बना सकता है, और वैसा कानून असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता भी भारतीय संसद के शक्तियों की सीमाओं को बतलाता है। एक और छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो यह स्पष्ट करेगा कि तकनीकी रूप में भारतीय संसद की कई सीमाएं हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, तकनीकी रूप में मैंने क्यों कहा, क्योंकि वर्तमान में संसद के पास समय की कमी है। कहते हैं कि संसद के सदस्य सामान्य सदस्य होते हैं और संसद सदस्यों के ज्ञान, विभिन्न विषयों पर उनके विशेषज्ञ ज्ञान और सूचना की कमी होती है, जिसके कारण वे विशेषज्ञ रूप में किसी तकनीकी विषय पर कानून बना पाने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये कि जिस तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ ज्ञान और सूचना की आवश्यकता होती है, इसलिए
वर्तमान में संसद समय की सीमा, ज्ञान और सूचना की सीमा के कारण संसद ने अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधायन की अवधारणा को स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत संसद किसी विभाग से संबंधित कानून बनाने के संदर्भ में सिर्फ सामान्य प्रारूप का निर्माण करती है और विस्तार से कानून बनाने के कार्य को संबंधित विभागों को ही सौंप देती है। तो कहते हैं कि प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधायन की उभरती हुई संकल्पना संसद के विधि निर्मात्री संस्था की सीमाओं को स्पष्ट करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि संसद प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था के रूप में नहीं है। अर्थात प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधायन, अधीनस्थ विधायन आइए सबसे पहले अब एक जो प्रारूप था उसमें आपने यह स्पष्ट कर दिया कि विधि निर्मात्री संस्था के रूप में भारतीय संसद की इन सीमाओं के कारण ही भारतीय संसद को गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री निकाय या संस्था माना जाता है। एक पॉइंट स्पष्ट हो गया, लेकिन अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे तर्क पर चलते हैं, दूसरे थॉट पर चलते हैं, दूसरे विचार पर चलते हैं, जो यह बतलाता है कि कुछ मामलों में भारतीय संसद संप्रभुता संपन्न है। तो उन बातों को कैसे लिखेंगे? तो यहां पर पैराग्राफ चेंज करते हुए, परंतु कुछ मामलों में भारतीय संसद को प्रभुता संपन्न निकाय भी माना जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(1)(2) में स्पष्टतः वर्णित किया गया है, सामान्यतः इसे वर्णित किया गया है। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। सामान्यतः इसे संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है, संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है, जिसका वर्गीकरण सामूहिक एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकार के रूप में किया गया है।
ऐसे करके टेस्ट दे देंगे और यहां पर एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। यदि आप चाहें तो संक्षेप में लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको बतला देता हूं। शब्द सीमा जितनी भी आपके पास हो उसके अनुरूप आप इसको लिख सकते हैं, और लगभग 400 शब्दों में है तो थोड़ा डिटेल आप कर सकते हैं। देखिए, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार को थोड़ा परिभाषित करने की जरूरत है, फिर उसके विषय में आप लिख सकते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार वे होते हैं जो संसद को सामूहिक रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी गतिविधियों, कार्रवाइयों को समुचित तरीके से संपन्न कर सके। इन मामलों में किसी के भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अर्थात विशेषकर संसद के सामूहिक विशेषाधिकारों के मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत विशेषाधिकार वे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में संसद सदस्यों को प्राप्त है। यदि आवश्यकता हो, और आपके नॉलेज के लिए भी आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105, 1 और 2 में किया गया है, ठीक यही विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल को भी दिए गए हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल को संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 194, 1 और 2 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन चूंकि संसदीय विशेषाधिकार पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के विषय में नहीं बातचीत कर रहे हैं। लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत भारतीय संसद के जो विशेषाधिकार हैं, ठीक वही विशेषाधिकार अनुच्छेद 194, 1 और 2 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को भी दिया गया है, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही। अब देखिए, सामूहिक विशेषाधिकार को परिभाषित करते हुए आपको बतलाना है कुछ पॉइंट्स, जैसे संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाइयों के लिए नियम, कानून और प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है। तो नियम, कानून व प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है। इसे किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, संसदीय कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार और प्रकाशित नहीं करने का अधिकार, संसद की किस कार्रवाई के किस अंश को प्रकाशित किया जा सकता है और प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, यह निर्धारित करना भी संसद के प्रत्येक सदन का काम है। और यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो प्रकाशकों को दंड देने की व्यवस्था।
तो दो बातें यहां पर लिखते हैं। पहली बात, संसदीय कार्रवाइयों को प्रकाशित करने या नहीं करने का अधिकार। संसदीय कार्रवाइयों के अनुचित प्रकाशन पर दंड देने का अधिकार। संसद के किसी बैठक को गुप्त या गोपनीय बैठक बनाने का अधिकार। संसद की परिधि के अंदर बाहरी व संसद सदस्यों को दंड देने या गिरफ्तार करने का के आदेश देने का अधिकार। यदि किसी संसदीय नियमों कानूनों का उल्लंघन किया जाता है संसद की परिधि के अंदर, संसद के किसी सदस्य के द्वारा या बाहरी सदस्य के द्वारा, तो उसे दंडित करने का अधिकार। संसदीय कार्यवाहियों में किसी को भाग लेने के लिए अनुमति देने का अधिकार और भाग लेने से रोकने का अधिकार। संसदीय कार्रवाइयों में भाग लेने या भाग लेने से रोकने का अधिकार। ये सभी सामूहिक अधिकार के रूप में या विशेषाधिकार के रूप में आते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार को परिभाषित हमने पहले ही कर दिया है। वो व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संसद सदस्यों को सदन में वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। और इसके विषय में थोड़ा डिटेल से आपको यह बतलाने की जरूरत है कि किस तरह से अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों के वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत वर्णित नागरिकों के वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत
प्रतिबंधित किया जा सकता है विभिन्न आधारों पर, लेकिन अनुच्छेद 105 में वर्णित संसद सदस्यों के वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इस पर सामान्य तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। एक प्रतिबंध है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत संसद सदस्य न्यायाधीशों के आचरण पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन यदि अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पर बहस चल रही हो तो वे न्यायाधीशों के आचरण पर बोलने का अधिकार रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत कि संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पहले और संसद के सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद सिविल मामलों में संसद सदस्यों की गिरफ्तारी से उन्हें उन्मुक्तियां दी गई हैं, अर्थात सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति अर्थात छूट। एक अन्य बात, संसद सत्र के दौरान संसद सदस्यों को न्यायालय द्वारा गवाह के रूप में बुलाए जाने से उन्मुक्ति। तो संसद सत्र के दौरान न्यायालय में संसद सदस्यों को गवाह के रूप में बुलाने से उन्मुक्ति है। ये कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अंत में सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद के संप्रभुता संपन्न मामलों का वर्णन करते हैं। यह स्पष्ट हो गया। इसके पश्चात अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं। चूंकि समीक्षा हमें करना है तो हमें निष्कर्ष लिखना है। हां, निष्कर्ष लिख करके निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जो लास्ट पैराग्राफ है वही निष्कर्ष के। अब आपने दोनों बातें लिखी हैं। संसद किन मामलों में संप्रभुता संपन्न निकाय नहीं है और संसद किन मामलों में संप्रभुता संपन्न निकाय है। तो हमारा निष्कर्ष संतुलित कैसे होगा, बैलेंस ऑफ जजमेंट क्या होगा। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार सामान्य तौर पर संघीय शासन की व्यवस्था, न्यायिक स्वतंत्रता, लिखित संविधान, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जहां संसद को गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री निकाय के रूप में स्थापित करता है, वहीं
संसदीय विशेषाधिकार संसद को कुछ मामलों में प्रभुता संपन्न निकाय के रूप में स्थापित करता है। इसलिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद से भिन्न कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न निकाय है और कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न निकाय नहीं है। इस तरह से आपको अपना निष्कर्ष देना है। तो इस प्रश्न का पूरा जो उत्तर लेखन है, जो आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप है, यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप इसी अवधारणा पर और इसी दृष्टिकोण के आधार पर बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन में अपने आंसर को लिख सकते हैं। हमने पूरी की पूरी चर्चा परिचर्चा कर ली। पुनः आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के एक अन्य प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप पर मैं चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपको यह बतलाऊंगा कि यदि मुख्य परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को बहुत लिखने के बाद भी अंक नहीं मिलता है, तो उसका कारण है कि राइट डायरेक्शन में और समुचित तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया गया है उत्तर लेखन के अंतर्गत। सच मानिए, यदि उत्तर लेखन के अंतर्गत आपने अपने दृष्टिकोण को सही तरीके से प्रस्तुत किया और बहुत संतुलित रूप में प्रस्तुत किया, जितना आवश्यक है वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो कोई कारण नहीं बीपीएससी में 80% तक जनरल स्टडीज में मार्क्स आते हैं। तो सर्वोच्च अंक प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं और सर्वोच्च रैंक पर चयनित होकर आप अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। पुनः चर्चा पर चर्चा करूंगा। आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम देता हूं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।